नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के भाग्य भाव के विषय में और भाग्य से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जीवन काल में भाग्य का साथ देना कितना महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपको ये समझने में भी मदद करेगा कि भाग्येश के अलावा वह कौन सा ग्रह है जो भाग्येश के समान फल देने की चेष्टा करता है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे क्या पापक ग्रह भाग्य भाव में अच्छा फल देते हैं अथवा नहीं देते। भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग किस प्रकार का फल देता है, इसे भी जानेंगे। भाग्य भाव पर यदि दूसरे ग्रह दृष्टि प्रभाव डालें तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। भाग्य भाव का मजबूत होना क्यों आवश्यक है, इसे भी आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। मित्रों, कुंडली का नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव के नाम से जानते हैं, भाग्य भाव से हम धर्म कर्म का विचार करते हैं, जीवन में धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं। पिता का विचार भी कई बार हम कुंडली के 90 भाव से भी करते हैं और कुंडली के 10वें भाव से भी करते हैं। कुंडली का भाग्य भाव यदि मजबूत है, यानी शुभ ग्रहों के प्रभाव में यदि ये भाव है और भाग्येश ग्रह यदि कुंडली में मजबूत होकर, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री होकर अथवा उच्च राशि का होकर केंद्रीय त्रिकोण के घरों में बैठा हुआ हो, तो कहा जा सकता है कि जातक का भाग्य प्रबल है, जातक का भाग्य साथ देगा। हालांकि इसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं जिनकी चर्चा अभी हम सूत्रों के माध्यम से करेंगे। यदि भाग्य भाव मजबूत हो तो किए गए प्रयासों का लाभ आसानी से मिल जाता है, यानी जहाँ तक कर्म करेगा उसका लाभ उसे आसानी से मिल जाता है। यदि कुंडली का भाग्य भाव कमजोर हो जाता है या भाग्येश कुंडली में कमजोर हो जाता है या पापक ग्रहों की दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ जाती है, विशेष रूप से शत्रु दृष्टि या नीच दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य कमजोर होगा और जातक को अधिक परिश्रम जीवन काल के दौरान करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हालांकि कर्म महत्वपूर्ण है, जातक जो कर्म करेगा उसका फल ही उसे आगे जाकर मिलता है, ये सत्य है। लेकिन यदि भाग्य भाव मजबूत है, भाग्येश मजबूत है, तो किए गए प्रयासों का लाभ शीघ्रता से और आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कुंडली का भाग्य भाव मजबूत होना आवश्यक है। अब भाग्य भाव में जो राशि का अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को ही भाग्येश कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। यदि भाग्येश ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में आकर बैठ जाए तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, विशेष रूप से शत्रुग्रही होकर या नीच राशि का होकर, या कुंडली के 8वें भाव में भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाए, या कुंडली के 12वें भाव में भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को कमजोर करता है और इसे किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि संपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसकी चर्चा अभी हम सूत्रों के माध्यम से करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। मित्रों, भाग्य से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। यदि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही मजबूत होकर बैठ जाए और उस पर कहीं से भी गुरु की मित्र दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यशाली होता है। किए गए प्रयासों का लाभ शीघ्र जातक को जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है। कम मेहनत करने पर भी अधिक फल की प्राप्ति ऐसे जातकों को प्रायः हो जाया करती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में आप जानते हैं भाग्येश ग्रह बनते हैं चंद्रमा। यदि चंद्रमा अपने ही घर यानी भाग्य भाव में मजबूत होकर बैठ जाएं, जो कि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुरु ग्रह जो कि स्वग्रही होकर कुंडली के 5वें भाव में बैठे हुए हैं, अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। एक तो चंद्रमा बलवान होकर अपने घर में बैठे हुए हैं, ऊपर से गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो अतः ये जातक प्रबल भाग्यशाली होगा। किए गए परिश्रम का लाभ शीघ्र ही जातक को प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। या कह सकते हैं कि भाग्य का लाभ उसे समय समय पर जीवन काल के दौरान प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, भाग्य भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। भाग्य भाव का स्वामी जिस राशि में होगा उस भाव का स्वामी भी भाग्येश के समान कार्य करता है, अर्थात भाग्योन्नति प्रदायक होता है। धर्म कर्मों की उन्नति होती है, जीवन में किए गए परिश्रम का लाभ मिल पाता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक तुला लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब तुला लग्न की कुंडली में भाग्येश ग्रह बनते हैं बुध ग्रह। अब बुध ग्रह मित्र ग्रही होकर लग्न भाव में बैठे हुए हैं। अब शुक्र की बात करें जो कि लग्नेश बनते हैं, क्योंकि बुध ग्रह बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में। अब शुक्र ग्रह मित्र राशि के होकर कुंडली के 5वें भाव में बैठ गए हैं। तो अतः इस जातक के लिए शुक्र ग्रह भी भाग्येश के समान फलदायक होंगे। जब कभी भी जातक को शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो जातक की भाग्योन्नति होगी, किए गए परिश्रम का लाभ जातक के जातिका को मिल पाता है। मित्रों, इस सूत्र को थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि
भाग्येश ग्रह जिस ग्रह की राशि में बैठे हुए हों वह कम से कम उस ग्रह की नीच राशि नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा नीच राशि या शत्रु राशि के होकर 6वें 8वें या 12वें भाव में भाग्येश ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि शत्रुग्रही होकर 6वें 8वें या 12वें भाव में भाग्येश ग्रह बनते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भाग्योन्नति का लाभ आसानी से नहीं मिल पाता, उसमें कहीं ना कहीं अड़चने परेशानियां भी रह सकती हैं। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि कोई नीच राशि का ग्रह या अस्त का ग्रह भाग्य भाव में बैठ जाता है तो जातक को भाग्य का लाभ मिलने में कठिनाइयां आती हैं, अड़चने आती हैं, अथवा भाग्य के लाभ से वह वंचित भी रह सकता है। धर्म यश एवं धर्म से हीन रहता है, यानी कह सकते हैं कि धर्म का लाभ मिलने में, मान सम्मान मिलने में, भाग्योन्नति का लाभ लेने में उसे कठिनाइयां आती हैं, अड़चने आती हैं। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने भाग्य भाव में मंगल को नीच राशि का बताया है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच राशि के होते हैं। उसी प्रकार से बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह मीन राशि में नीच के होते हैं। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह मेष राशि में नीच के होते हैं। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच राशि के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मंगल की बात करें तो कर्क राशि में, सूर्य की बात करें तो तुला राशि में, चंद्रमा की बात करें वृश्चिक राशि में नीच अवस्था के होते हैं। राहु की बात करें तो धनु राशि में नीच अवस्था के होते हैं। केतु की बात करें तो मिथुन राशि में नीच अवस्था के होते हैं। ठीक है, गुरु ग्रह की बात करें तो मकर राशि में वह नीच अवस्था के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कोई भी नीच राशि का ग्रह कुंडली के नवम भाव या भाग्य भाव में विशेष रूप से नहीं होना चाहिए। यदि होते हैं तो उनकी दशा अंतरदशा के दौरान भाग्य में हानि का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है, या कोई ना कोई अड़चन या व्यवधान आए, इस बात का ये संकेत करती है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि कोई पापक ग्रह मित्र राशि का होकर या उच्च राशि का होकर भाग्य भाव में बैठ जाए तो जातक को ये प्रबल भाग्यवान बनाता है, जातक को भाग्योन्नति का लाभ मिल पाता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने राहु को कुंडली के भाग्य भाव में लिखा है। अब क्योंकि राहु एक सर्वाधिक पापक ग्रह है, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि राहु बैठा किस अवस्था में है। तो आप देख सकते हैं कि राहु मिथुन राशि में बैठा हुआ है, यानी मिथुन राशि में बैठा हुआ राहु उच्च अवस्था का माना जाता है। यानी पापक ग्रह होकर भी ग्रह क्योंकि उच्च अवस्था का है, इसलिए जातक या जातिका को भाग्योन्नति का लाभ मिल पाएगा। जब कभी भी किसी पापक ग्रह की बात चल रही हो और वह उच्च का होकर कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हो, फिर आपको दूसरे नंबर पर यह देखना होगा कि वह कुंडली में कारक ग्रह है या नहीं। यदि कुंडली में वह कारक ग्रह भी बन जाता है, पापक ग्रह होकर उच्च राशि का होकर यदि बैठ जाए भाग्य भाव में, तो निस्संदेह जातक को भाग्य का लाभ मिल पाता है। अब इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि राहु ग्रह उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, और राहु ग्रह क्योंकि तुला राशि में, तुला लग्न में तुला लग्न में कारक भी होते हैं और उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस जातक या जातिका को भाग्योन्नति का लाभ मिल पाएगा। यदि नवम भाव में उच्च राशि का, स्वराशि का या मित्र राशि के गुरु बैठे हुए हैं, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के नवम भाव में स्वराशि के, उच्च राशि के या मित्र राशि के गुरु बैठे हुए हैं और बलवान सूर्य की दृष्टि से दृष्ट हों, तो ऐसा जातक राजा के समान सुख भोग करने वाला, शासन प्रशासन में अच्छे पद प्राप्त करने वाला, धर्मानुसार आचरण करने वाला या जनता का प्रतिनिधि होता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि अन्य ग्रहों की स्थिति भी शुभ होना चाहिए, लेकिन रहा सवाल गुरु की इस प्रकार की स्थिति का, तो निस्संदेह इस प्रकार की स्थितियां निर्मित करते हैं। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वृश्चिक लग्न की ही कुंडली ली हुई है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि गुरु कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं। अब कुंडली के नवम भाव में गुरु ग्रह कारक ग्रह भी हैं और उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, और जो कि सूर्य की 7वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। अतः कहा जा सकता है कि जातक धर्मानुसार आचरण करने वाला हो, जनता का प्रतिनिधि हो, या लग्नेश की स्थिति कुंडली के अंदर यदि मजबूत है तो जातक उच्च पद प्राप्त करने वाला हो। इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। मित्रों, भाग्येश से संबंधित आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि भाग्येश ग्रह मित्र राशि के होकर, स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर गुरु ग्रह के साथ बैठ जाएं और भाग्य भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तब भी जातक प्रबल भाग्यशाली माना जाता है। जातक को भाग्य का लाभ समय समय पर मिल जाता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है। आप देख सकते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में भाग्येश ग्रह बनते हैं सूर्य। अब सूर्य ग्रह मित्र राशि के होकर कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं, यानी धनु राशि क्योंकि उनकी मित्र राशि है, और सूर्य और गुरु आपस में नैसर्गिक रूप से भी मित्र हैं। ठीक है, और दोनों बैठे हुए हैं कुंडली के लग्न भाव में।
अब दोनों मित्र ग्रह क्योंकि लग्नेश भी बैठे हुए हैं, साथ साथ भाग्येश भी बैठे हुए हैं और गुरु के साथ उनकी मित्रता भी है, तो अतः कहा जा सकता है कि जातक या जातिका को भाग्य का लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। मित्रों, भाग्य भाव से संबंधित आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी कुंडली में 4 बलवान ग्रह जो कि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होने चाहिए, बलवान होकर यदि कुंडली के भाग्य भाव में बैठ जाएं तो जातक को समस्त प्रकार के धन धान्य से युक्त करते हैं, संपत्ति से युक्त करते हैं, मान सम्मान और यश जीवन काल के दौरान प्राप्त होता है, किए गए परिश्रम का लाभ मिल पाता है, भाग्योन्नति का लाभ भी मिल पाता है। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कर्क लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। अब कर्क लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि कुंडली के 90 भाव में राशि का अंक आता है 12, यानी मीन राशि, जिसके स्वामी ग्रह बने गुरु। अब गुरु क्योंकि यहाँ पर स्वयं भाग्येश हैं और भाग्येश होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये अपने आप में एक प्रबल राजयोग वाली स्थिति है। दूसरी बात करें तो सूर्य ग्रह की। अब सूर्य ग्रह क्योंकि यहाँ पर हालांकि द्वितीय बनते हैं, लेकिन ये मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं गुरु के साथ, और सूर्य गुरु में आपस में नैसर्गिक रूप से मित्रता है। ठीक है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी लग्नेश होकर मित्र राशि के होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है। इसके अलावा शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह यहाँ पर उच्च राशि के होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो अतः बेहद ही शुभ संयोग बना। तो सूर्य, गुरु, चंद्र और शुक्र चारों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि जातक को भाग्योन्नति का न केवल लाभ देंगे बल्कि धन धान से युक्त भी करेंगे, समाज में मान सम्मान भी अच्छा होगा और इसके अलावा किए गए परिश्रम का लाभ मिल पाएगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई ऐसा ग्रह आकर बैठ जाए जो कि भाग्येश का शत्रु ग्रह है या भाग्य भाव में जो बैठा हुआ है वह उसकी नीच राशि आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो खराब ग्रह होंगे, नीच राशि वाले ग्रह, वह भाग्य भाव को खराब करने का भी प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको ये देखना होगा कि कौन से ग्रहों के पास बल ज़्यादा है। जिन ग्रहों के पास बल ज़्यादा होगा उनका प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।